हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष क्लिनिक से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जिसको कि हे फीवर भी कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस ऐसा राइनाइटिस जिसका कारण एलर्जी हो। राइनाइटिस होता है नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन। जब आपकी नाक की अंदर की जो परत होती है, जिसको कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसका काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना, जिसको कि हम कफ या बलगम कहते हैं, इसमें कोई इरिटेशन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें उत्तेजना क्रिएट करे, इसमें सूजन हो जाए और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन होता है कि जब कोई टॉक्सिक, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट आपकी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय करती है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि लड़ाई एक चीज़ है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है और हमारे शरीर की जो रक्षा करने की प्रणाली है उसके साथ उसको लड़ती है। जब वो आपस में फाइट करते हैं तो जो भी रिएक्शंस होते हैं हमारे मसल्स में या टिश्यूज़ में जहाँ पर है, तो उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब ये स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन एलर्जी की वजह से होती है, तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। एलर्जी एलर्जी होता है जब हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी किसी प्रोडक्ट को लेकर इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी किसी प्रोडक्ट के खिलाफ जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर देती है। अब इसको एक आम एग्जांपल देकर अगर मैं समझाऊं कि एक इंसान है, उसको सिर में दर्द है, बहुत हल्का सा माइल्ड सा पेन है, बट उसने ये सोच लिया है कि उसको बहुत भयंकर सिर दर्द है और उसको पेन किलर लेना ही पड़ेगा, और वो पेन किलर जो है लेता है और बैठ जाता है। एक दूसरा इंसान है जिसको एक्चुअल में सच में बहुत ही सीवियर पेन है, उसको चोट लगी है, बहुत भयंकर दर्द है, बट वो बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कोई पेन किलर नहीं लूँगा, कुछ हुआ ही नहीं तो पेन किलर क्यों लेनी। अब दोनों इंसानों में क्या फ़र्क है, यही ना हम ये बोलेंगे। पहला इंसान सेंसिटिव था, उसकी सहन शक्ति जो थी कम थी, जिसकी वजह से उसने एकदम से पेन किलर यूज़ कर लिया। और दूसरा इंसान जो है उसकी सहन शक्ति ज़्यादा थी और उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने कोई पेन किलर यूज़ नहीं किया। तो इसी को एलर्जी कहा जाता है, जब किसी चीज़ को लेकर हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि सहन शक्ति कम हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो भी रिएक्शंस करती है उसकी वजह से हमें अनहेल्दी फील होता है, हमें बीमार जैसा फील होता है, तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। क्योंकि कोई प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी जो है हार्मफुल समझ रही है, जो एक्चुअल में हार्मफुल नहीं है, और उसके खिलाफ फाइट करना शुरू कर देती है। और जब वो फाइट करती है उसके साथ में जो भी रिएक्शंस होता है उसकी वजह से जो लक्षण आते हैं उसी को एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। एलर्जी सीज़न के हिसाब से भी होती है, किसी को कुछ खास सीजन्स में ही एलर्जी होती है, जिस टाइम पे जैसे पॉलन्स जो होते हैं, पेड़ पौधे हैं, ग्रीन ग्रास है, उनसे जो पॉलन्स उड़ते हैं हवा में, उससे एलर्जी होती है। ऐसी एलर्जी जो है 6 साल के बाद वाले बच्चों में जो है पाई जाती है। और कुछ एलर्जी जो होती है पर्टिकुलर ऑल सीज़न में होती है। जैसे किसी को एलर्जी है डस्ट से, किसी को फ्यूम से, जैसे परफ्यूम्स है, फूलों की खुशबू है, कोई पेंट की स्मेल आ जाती है, जैसे घर में पेंट होता है, या फिर जैसे घर में लेडीज़ तड़का लगाती है, सब्जी को तड़का लगाते हैं, उसकी जो भाप होती है, धुआं उठता है, उससे एलर्जी होती है। किसी को पर्टिकुलर सीज़न में एलर्जी होती है कि ज़्यादा सर्दियों के सीज़न में एलर्जी होती है, एसी से एलर्जी होती है। मतलब ऐसे एलर्जी आपको किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है। मतलब आपकी बॉडी ने सोच लिया कि प्रोडक्ट हार्मफुल है और वो किसी के बारे में भी ऐसा बॉडी सोच सकती है। तो इसमें क्या है कि एलर्जी कुछ तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि बचपन से लेके अब तक आप किस तरह के इन्वायरमेंट में जो है पले बड़े हैं, रहे हैं। दूसरा जेनेटिक पर भी डिपेंड करता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह की एलर्जी की, चाहे वो नाक से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड एलर्जी हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, जैसे किसी को जो है स्किन पे एक्जिमा हो जाता है, या एलर्जी का अस्थमा होता है, या फिर आइस में एलर्जी होती है, तो ऐसे बच्चों में भी एलर्जी के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अब एलर्जी जब होगी तो क्या होगा, क्योंकि हमारी जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका काम है म्यूकस बनाना। अगर जितना हवा में टॉक्सिन ज़्यादा होंगे, आपकी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी।
तो नेचुरल सी बात है कि जो भी एलर्जी है, जिस पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है, मान लीजिए डस्ट है या कोई परफ्यूम है या कोई पॉलन है, कोई डैंडर है, मतलब कि जैसे जानवर का कोई बाल हो गया, या जब पंख होते हैं पक्षियों के, मान लीजिए कि वो आपकी बॉडी जो है उसको एलर्जन समझ रही है, मतलब आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन समझ रही है, उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो नेचुरल सी बात है कि हमारी नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने उसको हार्मफुल मान लिया और वो उसको बॉडी से बाहर थ्रो करने की कोशिश करेगी। तो अब उसमें क्या होगा, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। अब कफ और बलगम जब ज़्यादा बनेगा तो नाक बिल्कुल बंद लगेगा, आपको ऐसा लगेगा नाक बिल्कुल बंद हो गया, और जो म्यूकस ज़्यादा है वो नाक से बाहर भी आएगा, जिससे हम कहते हैं नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है। अब छींकी आएगी, क्योंकि जो एलर्जन है वो आपके जो नाक में है इरिटेंट का काम करेगा, वो इरिटेशन क्रिएट करेगा, उत्तेजना क्रिएट करेगा, जिससे कि आपको बार बार छींके आएंगी। अब इसमें क्या होगा, नाक में जो है आपको खारिश होगी, क्योंकि जब वो इरिटेशन क्रिएट करेगा नाक पे आपको खारिश लगेगी, टिकलिंग से सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा कुछ है, सोननेस फील होगी। अब क्या है कि जो नाक है उसमें जो है आँखों का जो लेक्राइमल डक्ट है वो हमारी नाक में खुलती है आँखों से। तो इसमें क्या होता है कि आँखों में भी एलर्जी होती है, आँखों में रेडनेस हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है, आँखों में खारिश हो सकती है, आईलिड्स जो है आपकी स्वेलिंग हो सकती है, आँखों से पानी आएगा, और आँखों से जो आंसू बनते हैं जिसको लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, जो आंसू बनते हैं उसकी एक नली नाक में खुलती है, तो नाक में से आँखों में से दोनों में से पानी जो है आता है। और होता है कि साइनस, साइनस होते हैं कि हवा के लिए जो है ओपनिंग्स होती है, हमारा जो स्कल है, हमारे जो सिर की जो मतलब हड्डियां हैं, जो स्कल है, उसमें जो ओपनिंग्स होती है, खुली जगह होती है, जो हवा के आने और जाने के लिए होती हैं, क्योंकि जैसे नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, कानों से हवा जो है, तो उसके वेंटिलेशन के लिए साइनसेस होते हैं। अब नाक के साथ जो साइनस होते हैं उनका काम सेम ही होता है, जिस तरह से नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बाल होते हैं, इसी तरह साइनस में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सीलिया होते हैं मतलब बाल, जो कि साइनस म्यूकस बनाते हैं, कफ या बलगम बनाते हैं, सीलिया मतलब जो साइनस में बाल होते हैं वो उसको मूव करते हैं हमारी नाक की तरफ को, और वो डक्ट जो है हमारी नाक में खुलती है, साइनस से जो म्यूकस बनता है वो नाक में आता है। अब नाक जो है पहले से ऑलरेडी उसमें म्यूकस भरा हुआ है, नाक की जो नली ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है, तो जो म्यूकस साइनस में बनेगा वो म्यूकस जो है साइनस में ही रुक जाएगा। अब क्या होगा, जहाँ के साइनस में आपका जो म्यूकस इकट्ठा होगा वहाँ पर आपको भारीपन या थोड़ा दर्द सो है फील होगा। अब साइनस जैसे दो आंखों के नीचे, मतलब राइट गाल और लेफ्ट गाल दोनों में होगा, अगर आंखों के नीचे वाले साइनस में आपको म्यूकस कलेक्ट होगा तो आपको दोनों ही गालों में मतलब नाक के साइडों पर आपको जो है भारीपन लगेगा और पेन फील हो सकता है। अगर आंखों के ऊपर जो माथे पर होते हैं साइनस, अगर उसमें म्यूकस कलेक्ट होगा तो आपको माथे में भारीपन, सिर में भारीपन या थोड़ा सा हेडेक फील होता है। अगर आंखों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर साइनस है तो आपको यहाँ पर जो है पेन, दर्द, हैवीनेस फील होगा। अगर आंखों के पीछे वाले साइनस में प्रॉब्लम है तो आंखों के पीछे वाले साइनस में भारीपन या फिर पेन जो है फील होता है। अब जो हमारा जो नाक का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको कि हम फेरिंक्स बोलते हैं, तो इसमें जो हमारे जो कान है, कान की जो डक्ट है वो हमारे पीछे वाले नाक के पीछे वाले हिस्से फेरिंक्स में खुलती है। अब इसका जो असर है, क्योंकि साइनस ब्लॉक हो गया है, नाक ब्लॉक हो गया, जो हवा का वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो कई बार हमें कान में भी जो है डिस्चार्ज हो सकता है, कान में खुजली या भारीपन जो है फील होता है। कई बार आपने देखा होगा हम जहाज़ में ऊपर जाते हैं, कई बार हमें लगता है ऊपर वाले एरिया में आके हमारे कान बंद हो गए, प्रेशर का फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसे जब नाक ब्लॉक होता है, साइनस ब्लॉक होते हैं, तो हवा के वेंटिलेशन ना होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से कानों में ऐसी फीलिंग होती है। अब आपका नाक बंद हो गया है तो आप क्या करेंगे, मुंह खोल के सांस लेंगे। मुंह खोल के सांस लेंगे तो क्या होगा, जो हवा है वो आपके गले में ड्राइनेस करेगी, आपको जो है गला खराब लगेगा, सोर थ्रोट की फीलिंग आएगी। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम रात को लेटते हैं या सोते हैं तो जो ये रेशा है, अगर हम सीधे बैठे हैं तो हमारे नाक के रास्ते से बाहर आ जाता है, लेकिन जब हम लेटते हैं तो ये जो रेशा है पीछे
जो है, जो नाक के पीछे फेरिंग्स होता है, जो रास्ता है, यही फेरिंग्स जो नीचे हमारे गले तक आता है। तो इसी से जो है हमें ऐसा लगता है कि जो रेशा है वो पीछे गिर रहा है, क्योंकि अब म्यूकस तो ज़्यादा बन रहा है। आप पीछे को लेटते हैं तो म्यूकस जो है पीछे को आपके गले में गिरता है, जिसको कि पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहा जाता है। अब इसकी वजह से आपको क्या लगेगा, जब ये रेशा आपके गले में गिरेगा तो आप उसको क्लियर करने की कोशिश करें बार बार ऐसे करेंगे ताकि वो आपका जो है म्यूकस या जो ये बलगम है गले में गिर रहा है, आप उसको क्लियर कर सकें। उसकी इरिटेशन जो है, क्योंकि जो इरिटेशन होगी आपकी गले में, जब वो कप पीछे जो है गिरेगा तो वो इरिटेशन क्रिएट करेगा, जिसको आप ऐसे कफ जो है करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो गला है बिल्कुल जो है क्लियर हो सके। लेकिन कुछ में क्या है कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ दूसरी एलर्जीज भी होती हैं। जैसे मैंने कहा था, स्किन हो सकता है किसी को पहले से स्किन एलर्जी हो, उसके बाद उसको एलर्जिक राइनाइटिस हुआ हो, या पहले से एलर्जिक राइनाइटिस है बाद में स्किन में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, या किसी को बाद में आइस में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं फिर एलर्जिक राइनाइटिस के तो आएंगे, साथ में जो दूसरी तरह के एलर्जीज हैं उसके भी बीच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे इन्फेक्शियस राइनाइटिस होता है उसमें जो है फीवर के चांसेस होते हैं, बट एलर्जी में फीवर के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि थकावट लगेगी, सिर में भारीपन लगेगा, कमज़ोरी लगेगी, खाना खाने को मन नहीं करेगा। नेचुरल सी बात है कि नाक ब्लॉक है, डेली के काम जो है वो सफ़र होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपको जो लक्षण है वो माइल्ड है, मतलब हल्के फुल्के हैं, या ज़्यादा है। इसमें क्यों, जो हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी मतलब बनाते हैं जो सेल्स होते हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको बाकी जो शरीर है उसमें भी लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ठंड भी लगना शुरू हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है, भूख नहीं लगती, इरिटेशन होती है। तो ये जो है वो उन केमिकल्स के रिलीज़ की वजह से जो लक्षण है बाकी बॉडी में भी आने लगते हैं। जब नाक से बार बार पानी आता है, म्यूकस आता है, तो आप क्या करते हैं, बार बार नाक को साफ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि नाक के ऊपर जो है निशान पड़ जाते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं। बोलने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि साइनसेस में म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, नाक बंद है, तो बोलने में इशू होता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, और जब सांस के जा जो है स्मेल में दिक्कत आती है, क्योंकि नाक बंद है तो जो है आपको स्मेल जो है पता नहीं चलती है प्रॉपर से। इसमें क्या है कि नॉर्मली जो अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो ईओसाइनोफिल जो है बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं एलर्जी को शो करते हैं। इसके अलावा आईजीई लेवल होता है, क्योंकि आईजी लेवल जो है मोस्टली एलर्जीज में बढ़ा हुआ आता है। तो स्किन टेस्ट भी एलर्जीज के लिए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज हम टेस्ट करवाते हैं, आज कुछ प्रोडक्ट से एलर्जी आती है, अगर हम उसको दोबारा रिपीट करवाते हैं तो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और पुराने प्रोडक्ट्स जो है उससे एलर्जी नहीं आती है। तो इससे बेटर है कि आप जो है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग रखें। आप अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स है, सैलड है, जूसेस है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब अपनी डाइट में जो है यूज़ करें। और जो है पानी जो है, लिक्विड जो है इनटेक है, जैसे ही प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ज़रूर पिएं। ऐसा नहीं कि पानी ज़बरदस्ती पिए, अगर प्यास है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पिएं। अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम जो है एलोपैथिक यूज़ कर लेते हैं, एंटी एलर्जिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं, बट वो सब और सब टेम्परेरी हैं। उल्टा जब आप इन मेडिसिन को बंद करते हैं, आपकी प्रॉब्लम कम होने की जगह उल्टा ज़्यादा हो जाती है, और फिर आप और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो बेटर है कि आप जो है इसको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपनी डाइट को ठीक करके, पॉजिटिव रहकर अपने आप को फिज़िकली भी इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, तभी जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। या अगर ऐसा होता है कि कोई आपका इन्वायरमेंटल रीज़न है, आप ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है जिससे आपको एलर्जी है, कोई पेंट से एलर्जी है,
तो आप उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने से थोड़ा दूर रख सकते हैं। मतलब उन जो कॉजेज़ है, जो मेन कॉज है जिसके कारण आपको एलर्जी हो रही है, उन कॉजेज़ को आप जो है दूर रखें, मतलब उससे थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो आप इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इसमें आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर ही है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।